तो बिल्कीपुर विधानसभा सीट पर यादव वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति अपनाई है। पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को इस सीट पर प्रचार की अहम जिम्मेदारी दी है। बिल्कीपुर क्षेत्र में करीब 55,000 यादव मतदाता है जो चुनावी परिणाम में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अपर्णा यादव आने वाले दिनों में इस इलाके में 3 जनसभाएं करेंगी। इसके अलावा वो घर घर जाकर लोगों से संपर्क भी करेंगी और बीजेपी के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगी। अपर्णा की सक्रियता को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पार्टी को उम्मीद है कि इससे यादव वोटर्स का झुकाव उनके पक्ष में बढ़ेगा। बिल्कीपुर सीट पर राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। तो अपर्णा यादव अब प्रचार करती हुई नजर आएंगी और नई जिम्मेदारी दी गई है अपर्णा यादव को। 3 चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगी और ऐसे में माना जा रहा है कि जो यादव वोटर्स हैं उनको साधने की पूरी कोशिश होगी अपर्णा यादव की, क्योंकि यहाँ पर यादव वोटर्स की भी संख्या अच्छी खासी है जो एक बड़ा वोट बैंक है यादव वोटर्स का। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अपर्णा यादव जब जनसभा करेंगी, लोगों से मिलेंगी, तो एक बीजेपी को इससे काफी कुछ फायदा हो सकता है। और हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं जो बिल्कीपुर में जनसभा होने वाली, वहां पर तैयारियां कैसी हैं बताएंगे। प्रीति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जी जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है भुवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं रतिभान जी, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है रतिभान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अवधेश पांडे। लेकिन सबसे पहले जरा प्रीति का रुख कर लेते हैं। प्रीति, क्या तैयारियां देख रही हैं? देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि बिल्कीपुर जनसभा को लेकर सीएम योगी यहाँ पर पहुंचेंगे 11:30 बजे के करीब। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली है। लोगों का जो आना है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और सीएम योगी जो है वो 11:30 बजे के लगभग यहाँ पर बनेंगे। मंच बनकर तैयार हो चुका है और ये देख पा रहे होंगे कि सामने जो आप देख रहे हैं कि वो मंच जो है वो तैयार हो गया है। और यहाँ पर इसके सामने हेलीपैड बनाया गया है। बिल्कीपुर की जो सीट है वो काफी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सीएम योगी ने खुद कमान संभाल रखी है। 7 मंत्रियों को यहाँ पर प्रभारी बनाया गया है जो लगातार लोगों के पास आ रहे हैं, लोगों से जनसभाएं यहाँ पर की जा रही है। और अपर्णा यादव को भी यहाँ पर मुख्य जिम्मेदारी दी गई है जो घर घर जाएंगी, जनसंपर्क अभियान चलाएंगी। लेकिन यहाँ पे लोग यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात करते हैं। बताइए, सीएम योगी आने वाले हैं, यहाँ पर सीएम योगी आने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? क्या उम्मीद है इस पर? सीएम योगी यहाँ हरनटीनगंज की धरती पर आकर के ये पहला प्रोग्राम उनका है। आज आचार संहिता लग गई थी, आधे घंटे लग चुके थे तो प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया था। उसके उम्मीदें हैं इस बार बिल्कीपुर में सीएम योगी ने कमान संभाली है, क्या लगता है यहाँ पे किसको वोट जाएगा? यहाँ बीजेपी मय हो गया है दीदी, और बहुत बम्पर वोटों से जो है यहाँ बीजेपी लीड कर रही है। ठीक है प्रीति, लौटते हैं आपके पास क्योंकि हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी जरा रुख कर लेती हूँ। प्रोफेसर भुवन जी, अपर्णा यादव भी प्रचार करने वाली है, क्या लग रहा है इससे कहीं नुकसान तो नहीं होगा सपा को? देखिए, ये बहुत अच्छा विषय है कि पार्टी के लिए किसी भी, चाहे हमारे विरोधी पार्टी है, उनके लिए कोई प्रचार करे। ये कोई चिंता का विषय नहीं है। हमारी चिंता का विषय दीपाली जी ये है जो आपने पहला विषय बताया था, और वो आपके चैनल ने जो पहला विषय बताया था कि किस प्रकार वो पर्यवेक्षक जो चुनाव के बनाए गए हैं उसमें ही आज विवाद हो गया है, क्योंकि वो एक संस्कृत विद्यालय के टीचर्स है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। तो जो विश्वसनीयता पर प्रश्न माननीय अखिलेश यादव जी ने लगाए थे, चाहे वो उपचुनाव हो चाहे इस चुनाव से पहले लगाया था, भारतीय जनता पार्टी जिसकी नीयत हमने देखा है, चाहे वो चंडीगढ़ के माध्यम से देखा है, किस प्रकार डेमोक्रेसी का हनन करती है और किस प्रकार इनकी जो विचारधारा है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ हम देख पाते हैं। हमारी चिंता है, कोई भी राजनीतिक दल है उसका कोई पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्ता पार्टी के लिए प्रचार करता है, ये शुभ विषय है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी किससे प्रचार करा रही है, लेकिन हमारी बारीक नजर इस पे लगी हुई है और मुख्य विपक्षी दल होने के कारण हमारे नेता
नेता माननीय अखिलेश यादव जी उस बात को लगातार उठा भी रहे, सड़क से लेकर सदन तक उठा रहे। आपको डर है कि यहाँ पर आपको पिछली बार जैसे जो आपने आरोप लगाए थे उसका डर आपको सता रहा है? देखिए, पिछली बार दीपाली जी देश ने क्या देखने का काम करा कि किस प्रकार एक पुलिस का अधिकारी अल्पसंख्यक महिलाओं पे बंदूक ताने खड़ा है। जिस अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि ज्यादा से ज्यादा वोटों को निकाले और वोट डलवाए, वो लोग वोट रोकने का काम कर रहे हैं। ये किस प्रकार देश और प्रदेश को इसका जवाब ले लेते हैं। अवधेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बने रहिए सर हमारे साथ। अवधेश पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवधेश जी, अभी सपा तो सीधे आरोप लगा रही है, पर अपर्णा यादव से उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रचार करे, लेकिन जो पिछली बार हुआ, जो पहले से भी सपा आरोप लगाती रही है, डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, पुलिस अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अवधेश जी, चलिए बातचीत करेंगे अवधेश जी से, बातचीत नहीं हो पा रही है, रुक करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, रतिभान त्रिपाठी जी। रतिभान त्रिपाठी जी, सर कैसे देख रहे हैं इस मिल्कीपुर उपचुनाव को, क्योंकि दोनों ही पार्टी की साख दांव पर लगी है और दोनों ही पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है? जी बिल्कुल, ये जो मिल्कीपुर उपचुनाव है ये अपने आप में थोड़ा रोचक हो गया है इसमें। और आज जैसा कि भी आपने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां सभा करने पहुंच रहे हैं, ये उनकी इस उपचुनाव में पहली सभा है और लोगों ने भीड़ जुटा रखी है, जैसी जानकारियां मिल रही हैं। मुझे लगता है कि जो ये उपचुनाव हुआ करते हैं आमतौर पर, वो सरकार के विरुद्ध नहीं जाया करते, कि एक जनरल फिनोमेना है। तो जो वहां का जो जाति समीकरण है उसके हिसाब से देखें तो 1.25 लाख दलित हैं, उनमें 70,000 ब्राह्मण हैं, उनमें वहां पर जो करीब 40,000 यादव हैं, 30,000 मुसलमान हैं। जो समीकरण है, समीकरण के हिसाब से तो देखें तो चीजें उनके साथ बैठ रही हैं समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि दलितों का वोट किधर जाएगा। दलितों का वोट समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, इस पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है लेकिन सर इस बार बिखराव नहीं नजर आ रहा है, जातियों में भी बिखराव नजर नहीं आ रहा। वो वहां तो जो आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार है वो भी वोटों के बंटवारे में शामिल है। तो मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज वोट हैं दलितों के, वो आजाद समाज पार्टी को भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग अवधेश प्रसाद से नाराज थे, जो अभी तक यहाँ पहले विधायक रहे, अब सांसद हो चुके हैं। तो जो चंद्रभानु सरोज हैं वो 2 बार के यहाँ के लोग जिला पंचायत सदस्य रहे, क्षेत्र को ठीक से परिचित है, उनकी पत्नी समय जिला पंचायत सदस्य हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी नाराजगी होगी दोनों पक्षों के बीच में कि जो चंद्रभानु सरोज से इतना नाराज होंगे कि उन्हें वोट ही न देना चाहें। ठीक है। तो जो ब्राह्मणों का और दलितों का जो समीकरण ये मिला करके मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत मतलब काफी दिलचस्प है। इस बार का चुनाव कुछ अंदेशा लगाना बहुत मुश्किल है। बनी रहे हमारे साथ प्रीति का एक बार फिर से रुक करते हैं। प्रीति, और क्या हलचल देखे, चलिए बातचीत करेंगे प्रीति से, लेकिन हम प्रोफेसर भुवन का रुक करते हैं। प्रोफेसर भुवन, क्योंकि सीएम योगी जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इस बार जो जातिगत समीकरण साधने की आपने भी कोशिश की पीडीए को लेकर, क्या लगता है ये पीडीए फॉर्मूला यहां पर काम कर पाएगा? देखिए, जो मिल्कीपुर में जीत का हमें जो सूत्र दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि किस प्रकार जो हमारे सांसद जो लगातार वहां पर विधायक रहे, उनके द्वारा जो काम खड़ा करा गया है वो भी एक हमारी जीत का कारण बनेगा। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सूत्र दिया है पीडीए का, वो निश्चित तौर पे लामबंद हो गया है और वो पूरा हमें मिलने जा रहा है। और हम आशा कर रहे हैं कि बड़ी जीत की ओर समाजवादी पार्टी जा रही है और हमारे कार्यकर्ता से लेकर नेता तक और सीनियर्स हमारे आला कमान तक बारीक नजर रखे हुए हैं कि प्रशासन का कितना दुरुपयोग। ठीक है, ठीक है, बने रहिए सर। अवधेश जी का फिर से रुक करते हैं। अवधेश जी, कितना मुश्किल लग रहा है ये चुनाव, इसलिए क्योंकि सीएम योगी शुरू से ही सीट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और लोकसभा में बिल्कुल अप्रत्याशित यहाँ पर नतीजे आए थे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसी जहाँ पर मुख्यमंत्री जी की सभा होने वाली है, ये समाजवादी पार्टी अभी बहाने ढूंढ रही है। समाजवादी पार्टी जब पराजित होगी तो अभी से बहाने ढूंढ रहे हैं कि हार का कारण क्या बताएंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही शानदार प्रत्याशी उतारा है जो बेदाग प्रत्याशी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी उतारा है जिसका पराजित चेहरा है
और जो लगातार लूट अपहरण रंगदारी का मुकदमा जिसके ऊपर पंजीकृत है और जो परिवारवाद का पोषक है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होगी। यहाँ मुख्यमंत्री जी की रैली में मैं उपस्थित हूँ। जो उत्साह लोगों का, जो उमंग के साथ लोग आ रहे हैं, ये भगवा लहराएंगे और कमल खिलाएंगे। ठीक है, प्रोफेसर भुवन, बेदाग चेहरे की बात कर रहे हैं कि उनके पास जो प्रत्याशी है उनका वो बेदाग है, आप पर आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको बेदाग की भी बताऊंगा, आरोप की भी बताऊंगा, परिवारवाद की बताऊंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कही थी। परिवारवाद में अगर बात करी जाए तो मैं जितना स्टडी कर पाया राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण, इनकी पत्नी भी जिला पंचायत की सदस्य है। क्या भारतीय जनता पार्टी पे ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था जो संवैधानिक पद पे हो, उसके दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया जाए? तो परिवारवाद की बात इस चुनाव में खत्म हो चुकी है, पहला विषय। दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि आरोप लगे हैं। मैं सर इसमें बहस नहीं करता, मैंने बड़े धैर्य से आपको सुना है। पेशेंस रखिए, देखिए सत्ता आपकी, पेशेंस तो रख लीजिए, पेशेंस रख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी सुन लीजिए, मैंने बड़ा धैर्य से आपको सुना है। अरे ऐसे बहस नहीं होती जिस तरह आप करते हैं। भैया सुन लीजिए, अरे भैया बौखला ही है, बस सत्ता की बौखलाहट है, हमें पता है आपके पास, लेकिन सुन लीजिए, विपक्षियों को सुन लीजिए। आप विपक्षियों का सम्मान नहीं करते, देश को नहीं जानता है, लेकिन कम से कम इतना तो देख लीजिए कि विपक्ष अपनी बात को रख पाए। ये चैनल में अरे मैं ठीक है सर, अवधेश जी एक मिनट सुन लेते हैं, पहले प्रोफेसर भुवन क्या कह रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। हाँ सर बोलिए। देखिए दीपाली जी, मैं आपको दूसरी बात को कहना चाहता हूं, आरोप प्रत्यारोप। जब तक मैं कानून का भी विद्यार्थी हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आरोप किसी भी राजनीतिक व्यक्ति पे लग सकते हैं। आज ये कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन आरोप सिद्ध हो गए, ये विषय बड़ा होता है कानून की दृष्टि से। किसी पे भी आरोप लगा दे, आज आपकी सरकार है, आपकी अथॉरिटी है, आपकी संवैधानिक संस्थाओं का आप दुरुपयोग करके आप लगा सकते हैं, लेकिन न्यायालय द्वारा अपराधी साबित होने पर ही उसे ये माना जाएगा, पहला। दूसरा विषय आपको कानून के तहत मैं बताना चाहता हूं, और बहुत जिम्मेदारी से जो मैंने दीपाली जी आपसे कहा है, पीडीए प्लस अवधेश प्रसाद जी का वहां पर काम खड़ा किया हुआ, हम पूरी तरह से निश्चित है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर से वहां चुनाव बनाने जा रही है। आप बोलिए अवधेश जी, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हाँ कह रहा था जी कि समाजवादी पार्टी को कोई एक प्रत्याशी नहीं मिला, और समाजवादी पार्टी से जो सूरज चौधरी यहाँ पर टिकट मांग रहे थे, वो दूसरे दल में शामिल होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका चेहरा पराजित चेहरा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सदस्य क्षेत्र पंचायत का चुनाव हार चुका है, सदस्य जिला पंचायत का चुनाव यहीं से हार चुका है, और अवधेश प्रसाद जी की पत्नी, उनके भाई, उनके ड्राइवर, सब लोग समाजवादी पार्टी का सत्ता में रहते हुए चुनाव हार चुके हैं। दागी चेहरा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 2 महीने पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने रंगदारी और जमीन कब्जा करने की नीयत से एक युवक को अगवा किया था, जिसका मुकदमा पंजीकृत है। ऐसे दर्जनों मामले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर आपराधिक मामले पंजीकृत है। तो यहाँ की जनता बेदाग छवि के प्रत्याशी को चुनना चाहती है, और वो मोदी योगी का जो सिपाही है, जिस मोदी योगी ने सुशासन, विकास, गरीब कल्याण और सनातन और विकास को अपनी प्राथमिकता दी है, जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो लगातार। लेकिन अवधेश जी, हाँ आपने भी तो बहुत वक्त लगाया प्रत्याशी घोषित करने में, और जब प्रत्याशी घोषित हुआ तो फिर आपने भी पूरा जातिगत समीकरण को साथ के प्रत्याशी को उतारा है मैदान में, और लाइन में इतने सारे लोग थे और जिनको आप बनाने में भी लगे थे। देखिए, ये मिल्कीपुर की विधानसभा अनुसूचित जात की सीट है, और इस पर कोई अनुसूचित व्यक्ति ही चुनाव लड़ता। हमारा प्रत्याशी भी पासी समाज का एक सर्वमान्य युवा चेहरा है, जिसके दामन पर कोई दाग नहीं है, जबकि जो दूसरा प्रत्याशी है उसके दामन पर दाग है, और वो दागदार चेहरा है, पराजित प्रत्याशी है। ठीक है, जरा मैं रतिभा त्रिपाठी जी का रुख करती हूँ। सर, लगता है, क्या लगता है, प्रत्याशियों के चेहरे पर इस बार वोट पड़ेंगे, या फिर ये जो मुद्दे हैं दोनों तरफ से जो हावी हो रहे हैं, ये मुद्दे इस बार सुर्खियों में रहने वाले, इसको ध्यान में रखकर जनता वोट कर सकती है? देखिए, उपचुनाव में 2 पार्टियों की प्रतिष्ठा मुख्य रूप से दांव पर लगी हुई है। एक है समाजवादी पार्टी, दूसरी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में और देश में सत्ता है, और समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। इन दोनों पार्टियों ने बहुत सोच समझ के, बड़ी हुज्जत के बाद एक प्रत्याशी तय किए हैं,
तो जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो दागी प्रत्याशी हैं, उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, तो ये विषय गौड़ हो जाया करते हैं। ठीक है, कभी कभी चर्चा में आ जाते हैं। अब दरअसल बात यह है कि समाजवादी पार्टी जब पावर में, भारतीय जनता पार्टी जब पावर में है, तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जीतने में मुश्किलें तो आएंगी, इसलिए कि उपचुनाव में मुख्य रूप से प्रशासनिक चुनाव होता है और उसपे मैनेजमेंट का चुनाव होता है। तो कठिनाई तो है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है, उसमें क्या स्थिति बनेगी, लोग वोटर्स का क्या मन है, मतदाताओं ने क्या सोच रखा है, ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो समीकरण है, समीकरण के हिसाब से दोनों पार्टियां अपना अपना शिगुफा छोड़ रही हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं हम जीत रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। और समीकरण जो कहता है वो दोनों के पक्षों को ठीक ठीक बैठाता दिख रहा है। ठीक है सर। प्रोफेसर भुवन जी, ठीक है सर, इसी बात पर मैं सवाल ले लेती हूँ। प्रोफेसर भुवन जी, ये आप पर आरोप हमेशा से लगते रहे कि समाजवादी पार्टी चाहे गुड्डे अपराधियों को श्रेय देती है या फिर परिवारवाद को, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को उतारा जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया जिसके बारे में कहीं कोई चर्चा इतनी नहीं हो रही थी। तो लगता है कि साधारण व्यक्ति मैदान में है जो बहुत दिनों से एक्टिव भी था लोगों के बीच, क्या लगता है कि इस बार थोड़ी मुश्किल हो सकती है? देखिए, जैसा कि आपके चैनल के द्वारा ही जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत लंबी फेरियत थी टिकट मांगने वालों की। उनका भी विरोध है कि उनकी पत्नी वहां पर जिला पंचायत है, उन्हीं को विधानसभा दे दिया है। क्या एक परिवार के दो लोग संवैधानिक पे रहेंगे? ये भी एक विषय वहां पर चर्चा का बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य टिकटार्थी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तरह का भाव लिए हुए हैं। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, चुनाव किस बात पर है? चुनाव इस बात पर है कि जो 109 की जो हमारी महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, जो हमारी बेटियां हैं, वो किस प्रकार धरने में जाड़े में बैठी रही, किस प्रकार परीक्षाएं लीक हुई, किस प्रकार किसानों के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार किसानों की हत्याएं हुई है, ये और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात है, कस्टोडियल डेथ का मामला है। इन बातों को लेकर समाजवादी पार्टी, चलिए ठीक है, सबके अपने अपने दावे हैं। सर मैं आपको रोकूंगी क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया और चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना होगा कि बिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जो जंग इस वक्त चल रही है उस पर किसकी जीत होती है, क्योंकि आज सीएम योगी बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं।